हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो कुछ क्वेश्चन बचे थे सॉल्यूशन चैप्टर से, तो आंकिक प्रश्न के इनको आज देख लेते हैं। क्योंकि इसके पहले जो 15 क्वेश्चन तक था, 15 वाला क्वेश्चन जो था 15वां प्रश्न वो ऑलरेडी बुक में सॉल्व है। तो 14 क्वेश्चन तक हमने इसके पहले एक पार्ट 1 वीडियो बना करके डाल दिया था। तो उस वीडियो का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पहले वीडियो को भी उसमें जो 14 क्वेश्चन करवाए गए हैं उसे भी देख लेंगे। 15 ऑलरेडी सॉल्व है, तो 16 क्वेश्चन से देखते हैं आगे के क्वेश्चन को ही, जितने शेष बच रहे हैं अब। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये नंबर जो है बुक के अकॉर्डिंग हमने डाला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बुक में आपका ये 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखेंगे, देखिए मेथेनॉल तथा एथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः दिए गए हैं। मेथेनॉल का 44.5 मिलीमीटर मिमी आप शॉर्ट में कह सकते हैं, और 88.7 मिलीमीटर Hg है। इसी ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल को 40 ग्राम मेथेनॉल के साथ मिश्रित करने पर, मिलाने पर एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है, आदर्श विलयन बनता है। तो विलयन की कुल वाष्प दाब निकालना है और वाष्प में एथेनॉल के मोल प्रभाज की भी गणना करना है। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा। तो पहले तो आप मोल प्रभाज ही एथेनॉल का निकालेंगे, तभी कुल वाष्प दाब निकल पाएगा। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज ही सर्वप्रथम निकालना है। तो मोल प्रभाज कैसे निकलेगा ये जानना है। देखिए, मेथेनॉल का मोलक संख्या निकालने के लिए वही मेथेनॉल का द्रव्यमान और उसका अणुभार आप लेंगे। तो द्रव्यमान ऑलरेडी आपको 40 ग्राम यहाँ पर दिया गया है मेथेनॉल का, देखिए दिया गया है यहाँ पर, आप ध्यान से देखें। तो 40 बटे आप मेथेनॉल का अणुभार 32 होगा, और ये आपका 1.25 आ जाएगा मेथेनॉल का मोलक संख्या। अब एथेनॉल के भी मोलक संख्या आप निकाल दीजिए। तो एथेनॉल का द्रव्यमान ग्राम में 60 ग्राम ऑलरेडी दिया है, और बटे अणुभार तो निकालेंगे तो आपको 1.30 निकल आएगा एथेनॉल का मोलक संख्या। अब मोल प्रभाज आप एथेनॉल का निकाल, मेथेनॉल का पूछा था, एथेनॉल के मोल प्रभाज है ना, एथेनॉल मेथेनॉल दोनों को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप निकालिए मेथेनॉल का ही निकाल दीजिए। तो मेथेनॉल के मोलक संख्या और बटे पूरे विलयन का मोलक संख्या, तो जो मान आपने यहाँ निकाला हुआ है, जिसका पूछ रहा हो, अगर मेथेनॉल पूछ रहा है तो मेथेनॉल का ऊपर रखिए। ठीक, 1.25 आपने ऊपर रख लिया और दोनों को नीचे जोड़कर रख लिए, तो विलयन हो गया। अब ये निकल कर आ गया मेथेनॉल का। ठीक इसी तरीके से आपको मोल प्रभाज एथेनॉल का भी निकालना है। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो एथेनॉल का मोलक संख्या बटे विलयन का, तो एथेनॉल का ऊपर रख दीजिए और दोनों को प्लस करके आप नीचे रख देंगे। तो ये एथेनॉल का मोल प्रभाज। अब विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। तो मेथेनॉल का वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब, ठीक, आप निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अब आपको ये भी पता है, जैसे बताया गया था, वाष्प दाब अलग अलग निकाल कर जोड़ना होता है ना। कंपोनेंट ए का अगर वाष्प दाब आप निकाल रहे हैं तो ये समानुपाती होता है किसके, ये मूल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और जैसे ही आप ये P इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P0 इंटू कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन। ठीक यही फार्मूला ऐसे कंपोनेंट बी के लिए भी रखेंगे। और ए बी यहाँ क्या है, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल और साथ में एथिल एल्कोहल, यानी मेथेनॉल एथेनॉल हैं। बस दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए। जो मूल प्रभाज अभी आपने निकाला था उसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जो ये मेथेनॉल का वाष्प दाब दिया गया है। और ऐसे ही एथेनॉल का जो मोल प्रभाज निकाले थे आप, उसके वाष्प दाब से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, और वाष्पों में
वाष्प में अगर निकालना है एथेनॉल का मोल प्रभाज, तो फिर तो आपको वो मान रख लीजिए जो आपको वाष्प का दिया गया है। तो वाष्प का इसका दिया गया है, यहाँ देखें ये 45.237 है और बटे 45.237 प्लस ये 21.805 है। और इस तरीके से रख करके ये वाष्प में आप इसका मूल प्रभाज निकाल देंगे। और ये जो मान आपको दिए गए हैं यहाँ देखिए, ये 44.5, 88.7 ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका था 16 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 0.5% ग्लूकोज का अणुभार दिया गया है। ग्लूकोज का अणुभार 180 और इसका परासरण दाब जो है 18 डिग्री सेल्सियस पर। इसके आगे देखिएगा यहाँ पर कुछ और रहा होगा, हमें लग रहा है। आप इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। वैसे बस यही विलेन का स्थिरांक यहाँ दिया गया है ना, इतने 18 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको बस कितना दिया गया होगा 0.5, ये तो ऑलरेडी इतना परसेंट दिया है, तो उसकी ज़रूरत है। ग्राम प्रति मिली में बदलेंगे तो 5 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा, है ना। ग्राम प्रति लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ग्लूकोज की मोलरता निकालेंगे। मोलरता क्या होगा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे ग्लूकोज का अणुभार, तो ये तो निकल आएगा आपका मोलरता। अब ग्लूकोज का परासरण दाब के फार्मूले से, परासरण दाब का फार्मूला वही है पाई = CRT। सी क्या है कंसंट्रेशन, आर क्या है स्थिरांक है, और टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सी ये वही कंसंट्रेशन यानी कि मोलरता ही है, मोल प्रति लीटर, यानी ये N/V आप लिख सकते हैं सी के स्थान पर। ठीक, और ये आप ऑलरेडी यहाँ सी देखिए मोलरता वही निकाले हैं 5/180, तो वही सी के स्थान पर रखेंगे। और इसका ये स्थिरांक तो दिया ही गया है, यहाँ पर रख लेंगे। और साथ ही साथ ये टेम्परेचर जो दिया गया है, टेम्परेचर 18, यहाँ देखें 18 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 18 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 291। और ये केल्विन में, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यही रखना है, तो 291, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर यहाँ मिल जाएगा ये 0.6636 वायुमंडल। ठीक, तो इस तरीके से 12वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ का 12% विलयन 15 डिग्री सेल्सियस पर 6.9 वायुमंडल पर ये कुछ दाब, इतना वायुमंडलीय दाब ये प्रदर्शित करता है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यदि विलयन स्थिरांक यानी कि CRT जो आप लिखते हैं, परासरण दाब को पाई से भी दिखा सकते हैं, P से भी दिखा सकते हैं। ठीक, CST भी लिख सकते हैं या CRT भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए स्थिरांक S से भी लिख सकते हैं या R से भी कहीं मिले तो वही सेम ही हैं, दोनों जानते रहिए। ठीक, तो अब वही विलयन स्थिरांक S से दिखाया गया है, यहाँ R से भी दिखाया जाता है, तब भी यही होगा। तो ये दिया गया है। बस अब आपको 12% विलयन की सांद्रता पहले तो ग्राम प्रति लीटर में निकाल दीजिए। तो ग्राम प्रति लीटर में कैसे निकालेंगे, ये 12% मतलब 12 ग्राम है, कितने में 100 मिली में। ठीक, 100 मिली में, तो ये 120 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक, 120 ग्राम प्रति लीटर जब आप 1 लीटर के निकालेंगे 1000 गुणा करवा के, तो ये मिल जाएगा। अब विलयन की मोलर सांद्रता, वही सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे अणुभार। ये सांद्रता 120 निकाल चुके हैं, बटे अणुभार देखिए कार्बनिक पदार्थ दिया है, ये पता नहीं, यही पूछा गया है इसमें। ठीक है, यही पूछा गया होगा।
तो m लिख दीजिए। अब परासरण दाब फार्मूले से पाई इज इक्वल टू CST लिखिए, चाहे CRT लिखिए, चाहे P से दिखाइए परासरण दाब को, चाहे पाई से दिखाइए। तो देखिए P दिया गया 6.9 वायुमंडल और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 जोड़ करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। और यस कहिए चाहे आप आर कहिए, वही वैल्यू है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो अब बस देखिए परासरण दाब तो दिया है 6.9 बराबर सी का मान ये आपने निकाला ही है, इसको रख लेंगे। और एस का कहिए चाहे आर का मान ये हो गया और टी का मान ये। अब m पक्षांतर करके m का मान आप निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 411.21। और यही अणुभार की गणना ही करना था, पदार्थ के अणुभार की गणना। तो पदार्थ का अणुभार ये निकल कर आ गया। ठीक, इस तरीके से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान दिए। 14 क्या 19 नंबर है, सॉरी, ये तो 14 इसमें दिया है, ये आपके बुक से 19 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप मिलाएंगे। देखिए इसमें क्या प्रश्न में कहा जा रहा है, समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन से समपरासरी है। समपरासरी यानी परासरण जो है समान है दोनों विलयन का, जिसके प्रति लीटर में 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है। तो ग्लिसरॉल का अणुभार इसमें निकालना है, ग्लिसरॉल का अणुभार आपको निकालना है। अब देखिए सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है इसमें प्रश्न में, इसको देख लीजिए। समान ताप पर ग्लूकोज के 1.5%, तो 1.5% विलयन की मूलर सांद्रता आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगी मूल। वैसे भी आप जान रहे हैं कैसे, ग्राम प्रति लीटर में पहले बदल लो। 1.5 को आप 1.5 ग्राम जान लीजिए 100 मिली में है, तो 1000 मिली में निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। तो 15 ग्राम प्रति लीटर और बटे ग्लूकोज का अणुभार करेंगे तो ये मूलर सांद्रता या मोलारता भी आप कह सकते हैं, ये निकल कर आ जाएगी। तो ये तो इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको ग्लिसरॉल विलयन की मोलर सांद्रता निकालना है। ये तो अभी ग्लूकोज का आया, अब ग्लिसरॉल का आप निकालेंगे तो ग्लिसरॉल के लिए ये 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है, इसमें कहा जा रहा है इतना ग्राम ग्लिसरॉल घोला गया है। ठीक, प्रति लीटर में यहाँ लिखा है, तो प्रति लीटर में जान लीजिए ये ग्राम प्रति लीटर हो गया, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना ग्राम प्रति लीटर डायरेक्ट यही रख लेंगे। और ग्लिसरॉल का अणुभार, बस दोनों विलयन अगर समपरासरी हैं तो मूलर सांद्रता भी बराबर होगी। तो ये 15/180 बराबर किसके होगा 7.65 ग्राम प्रति लीटर बटे ग्लिसरॉल का अणुभार। अब ग्लिसरॉल का अणुभार निकाल देंगे आप, तिरछा गुणा करिए। ठीक, तो ग्लिसरॉल का अणुभार बराबर ये 7.65 होगा। यहाँ देखिए 65 दिया गया है ना, और यहाँ 75 लिखा गया, आप इसको बना लेंगे 7.65। ठीक है, 7.65 गुणे 180 यहाँ लिखा गया है सही से, और बटे 15, तो ये आपका ग्लिसरॉल का अणुभार निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, 27 डिग्री सेल्सियस पर 8% यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 का परासरण दाब ज्ञात करना है। आप जानते हैं परासरण दाब का P या पाई इज इक्वल टू CST कहिए चाहे CRT। टेम्परेचर 27 दिया है, 273 जोड़कर केल्विन में बदल लीजिए। तो ये C तो मिल चुका है, और S का मान आपको पता है, ये तो याद होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया है तो याद कर लीजिए। और ये टेम्परेचर 300 आप रख करके सॉल्व करेंगे तो ये 32.84 वायुमंडल आपको परासरण दाब मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। 45 ग्राम प्रति लीटर दिया है, तो इसमें कुछ करना नहीं, 45 ग्राम प्रति लीटर रख लीजिए, बटे अणुभार आप रखिए इसका, तो मोलर सांद्रता आ जाएगी। ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें 273 जोड़ लेंगे, 273 जोड़ देंगे तो 293 आ जाएगा। और P बराबर ज़रा देखिए, P
पी यानी कि ये जो आपका प्रेशर दाब दिया गया है वो 3.2 वायुमंडल 3.2 वायुमंडल ये कहाँ से आपका आ गया, कहीं प्रश्न में दिया गया है, हाँ यहाँ दिया गया है 3.2 वायुमंडल है। तो P बराबर आप इसको रखना पड़ेगा आपको, तीन यही यानी परासरण दाब दिया है 3.2। अब ये आप 45/342 रख लीजिए और गुणे आर कहिए चाहे एस कहिए, अभी तो बताए थे CST या CRT, और गुणे यही T टेम्परेचर 293 दिया गया है। तो आर का मान पूछा गया है, इसमें आर के मान की गणना करना है। तो आर का मान आप निकालेंगे 3.2 गुणे 342/45 गुणे 293, तो आपका उत्तर ये मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलयन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर घुला है। तो विलयन का परासरण दाब 1.18 वायुमंडल है। तो पदार्थ का अणुभार इसमें निकालना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले मोलर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में पहले निकाल दीजिए। ठीक, ग्राम प्रति लीटर में निकाल दीजिए विलयन का। अब यहाँ ये कहा है कि प्रति लीटर घुला है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रति लीटर घुला है मतलब 10 ग्राम, यही आपका हो गया प्रति लीटर, और बटे इसका पदार्थ का अणुभार के लिए आप m रख दीजिए। वैसे यहाँ पर कैपिटल M वैसे आप रख सकते हैं। ठीक है, परासरण दाब के फार्मूले का वही यूज करिए, P = CST या CRT जो भी आप चाहें। अब यहाँ देखिए क्या S बराबर R के बराबर, वो तो पहले से भी जान रहे हैं, S और R बराबर ही है। सॉल्यूशन के लिए स्थिरांक है, R बराबर गैस के लिए, दोनों एक ही मान होते हैं, तो आप S R दोनों रख सकते हैं। ये वैल्यू दिया है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे 273 आ जाएगा। P बराबर 1.18 वायुमंडल दिया है, और वही अब P के स्थान पर, इस P के स्थान पर रख लीजिए 1.18, और C के स्थान पर जो अभी आपने निकाला था 10/m, और ये S कहिए चाहे R कहिए उसका मान रखिए, और टेम्परेचर फिर पक्षांतर करके m बराबर हो जाएगा आपका ये 10 गुणे 0.0821 गुणे 273/1.18, तो आपका उत्तर सॉल्व करेंगे तो 189.94 आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। इस 23 नंबर का प्रश्न देखिए, सुक्रोज के 100 मिली विलयन में 3.42 ग्राम सुक्रोज विलीन है, मतलब घुला है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन के परासरण दाब की गणना करना है। ठीक, तो सुक्रोज ऑलरेडी वही चीनी का फार्मूला है। तो विलयन की सांद्रता यहाँ देखिए 3.42 ग्राम प्रति 100 ml में है। लीटर के लिए आप गुणे 1000 करेंगे। ठीक, तो 34.2 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं प्रति लीटर नहीं कहा गया है, मिली देख छोड़ दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सुक्रोज विलयन की मोलर सांद्रता वही ग्राम प्रति लीटर में बटे अणुभार करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब वही विलयन परासरण दाब वाले सूत्र से P = CST या CRT या पाई = आप परासरण दाब के लिए कह सकते हैं CST या CRT। ठीक, बस वैल्यू पुट करिए, सब सारे मान आप रख करके आप निकालिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 जोड़ देंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। सब कुछ जान गए हैं आप, ठीक, आसानी से कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निर्जल CaCl2 के 5% विलयन का 0 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 15 वायुमंडल पाया गया। तो कैल्शियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा गणना करना है। यहाँ पर डिसोसिएशन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड के 5% विलयन की मोलर सांद्रता पहले तो निकालिए। मोलर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे अणुभार निकालेंगे, मोलर सांद्रता निकल आएगी। अब ग्राम प्रति लीटर में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ 5% दिया है। 5% मतलब क्या, 5 ग्राम है, कितने में, 100 मिली में। तो 1000 में करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/100
5 बटे आप क्या करेंगे 100 और गुणे, क्योंकि 100 मिली में 5 ग्राम है तो 1000 मिली में निकालने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 10 बचे 50 आ जाएगा, 50 ग्राम प्रति लीटर। ठीक इस तरीके से। और यहाँ देखें ये 40 + 71 आप क्या रखेंगे, ये कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है और Cl2 है। एक Cl 35.5, 2 का 35.5 गुणे 2 करेंगे 71, तो अणुभार आ जाएगा और पूरा भाग करके आप निकालेंगे तो 0.45 मोलर आ जाएगा। अब CaCl2 विलयन का परिकलित परासरण दाब जो है फार्मूले से ये कंसंट्रेशन आ गया और ये वैल्यू दी ही गई है, न दी गई हो तो उसको याद रखना है। और 273 वायुमंडल, तो ये वायुमंडल इतना आ गया। अब देखिए, अब ज़रा यहाँ से देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद यहाँ आपको वियोजन की मात्रा पूछा है, तो माना कि CaCl2 के वियोजन की मात्रा a मान लीजिए, तो CaCl2 को डिसोसिएट करेंगे Ca2+ और 2Cl-। वियोजन के पहले यह 1 मोल है, CaCl2 पूरा 1 मोल कहा जाएगा। और अभी तो कुछ वियोजन नहीं हुआ है, मतलब T टाइम पर है ना, जब T बराबर 0 लिए थे उसके लिए ये बात हो रही है, तब तो कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही T बराबर कुछ आपने लिया T1 पर, कुछ समय बाद वियोजन के बाद, अब ये मान लेते हैं, इसको मान ही लेते हैं, यहाँ माना गया है वियोजन की मात्रा A है, तो ये A मोल बना, ये भी, ये देखिए 2 लगा है पहले तो 2A मोल बना। अब इसमें से कितना घटा, तो 1 - A मोल। ठीक, अब वियोजन के बाद कुल कण आप जोड़ लीजिए, कुल कण जोड़ेंगे तो ये 1 - A प्लस ये A, इसे भी आप जोड़ेंगे, प्लस ये 2A, इसे भी आप जोड़ेंगे। अब टोटल आप निकालिए तो क्या हो गया, ये आपका प्लस माइनस से ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ देखें 1 + 2A बचा, 1 + 2A। अब वही वांट हाफ गुणांक का जो फार्मूला है वही लगा दीजिए वांट हाफ गुणांक से। तो क्या फार्मूला है, ये तो आपको बताया गया था, वही चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, वांट हाफ गुणांक से प्रेक्षित परासरण दाब बटे परिकलित। ठीक, जो आपने परिकलन किया, प्रेक्षित मतलब एक्सपेरिमेंटल जो है, प्रेक्षण जो आपने किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो आपने किया, और ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और इसके बाद बटे आप करके लिख देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो जब वियोजन हो गया तो 1 + 2A मिल गया, और पहले कितना था 1 मोल था, बटे वही 1 कर देंगे। और ये 15 कहाँ से आया, प्रेक्षित परासरण दाब, प्रेक्षित तो आपका दिया गया था प्रश्न में, यहाँ 15 ये पाया गया है ना। और जबकि आपने जो परिकलन करके कैलकुलेशन करके निकाला था ये है, तो अब वही 15 जो है वो ऊपर रखेंगे और इसको आप नीचे रखेंगे। देखिए वही 15/10.096। ठीक, तो इस तरीके से देख लीजिए, यही आप मान रखेंगे। यहाँ देखिए ये 15 दिया गया है ना, और ये जो कैलकुलेशन किए थे आप ये, तो ये यहाँ रख लेंगे वही। और इसके बाद ये वियोजन के बाद कणों की संख्या ये है, और पहले ये था, बस अब यही आप A निकालना है। तो इसको आप तिरछा गुणा करके पक्षांतर करके आप A का वैल्यू आप निकालेंगे, तो यहाँ आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और यहाँ लिख देंगे कि CaCl2 वियोजन की मात्रा का, अच्छा प्रतिशत में अगर पूछ रहा है तो जितना आया है उसमें गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ प्रतिशत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पदार्थ के 10 ग्राम घोल कर 250 मिली विलयन बनाया गया। एक पदार्थ को यहाँ होना चाहिए 10 ग्राम
10 ग्राम को घोलकर 250 मिली विलेन बनाया गया। इसका परासरण दाब 15 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है 600 मिलीमीटर। अब पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की इसमें गणना करना। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान यहाँ निकालना, स्थिरांक दिया है। तो बस आपको फार्मूला वही सेम है, P या पाई इज इक्वल टू CST लगाना है। इसके पहले वैल्यू C को निकाल दीजिए। C कैसे निकालेंगे? तो विलेन की सांद्रता ये 10 ग्राम 250 मिलीम दिया है, 10 ग्राम 250 मिलीम दिया है। आपको निकालना कितने में है? 1 लीटर में। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1000 गुणा करा दीजिए। 10/250 गुणे 1000 कर दीजिए। ठीक, तो इसको आप कैंसिल करिए, देखिए कितना हो रहा है। 1 0 से 1 0 गया यहाँ, और ये 10 10 10 में 100, 100 में अगर आप भाग दे रहे हैं किससे? 1000 यहाँ लेना चाहिए था ना, 1000 आप देखिए 1 0 गया, तो यहाँ अभी ये चलिए यहाँ फिर से लिख देते हैं 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ 100 बचा, तो 25 से 4 बार में कट जाएगा 100, तो 10 4 गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। ठीक, तो यही 40 ग्राम प्रति लीटर मिला। अब पदार्थ के विलेन की मोलर सांद्रता वही ग्राम प्रति लीटर में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बटे आणविक द्रव्यमान, यही बार बार हो रहा है। और परासरण दाब 600 मिमी को बदल दीजिए वायुमंडल में। 600 मिमी अगर बदलना है वायुमंडल में 760 से भाग देते हैं, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मिलीमीटर को अगर बदलना है वायुमंडल में 760 से भाग देना है। वायुमंडल को मिलीमीटर में अगर बदलना है 760 से गुणा करना होता है। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 288 केल्विन आएगा। बस इसी फार्मूले में रखिए अब सभी मान को। ठीक, तो यहाँ आप रखेंगे, देखिए क्या क्या है। परासरण दाब P बराबर ये आपको P के स्थान पर रखना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन ये 40 बटे ये आणविक द्रव्यमान रखना पड़ेगा, और गुणे ये S कहिए चाहे R का मान है ये, और टेम्परेचर ये पक्षांतर करके M का मान जब निकालेंगे तो आपको 1198 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक वाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, जो शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबलता है। पदार्थ के अणुभार की गणना करना। बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है। अब देखिए बात किसकी हो रही है? तो क्वथनांक की बात हो रही है। क्वथनांक के लिए फार्मूला आपको बताया गया था, फार्मूला याद करिए। डेल्टा TB बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपान ये देखिए M इंटू कैपिटल W, याद होगा। अब इसी में से आपको ये वाष्पशील पदार्थ का अणुभार, यहाँ वाष्पशील लिखा है, जो कहे प्रश्न में आपको वही रखना है। अवाष्पशील कहा होता तो उसको रखते आप। वाष्पशील कह रहा है, इसका मतलब विलेय की ही बात हो रही है, लेकिन वो वाष्पशील है। ठीक है, लेकिन वो क्या है? वाष्पशील है। तो बस अब आपको यही M पकड़ लेना है। ठीक, M बराबर, तो पक्षांतर कर दीजिए। M बराबर इधर चला जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, और ये डेल्टा TB यहाँ आ जाएगा, और सेम टू सेम फार्मूला यही रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा। आप देखिए ये 1000 है, यहाँ भी 1000 है, KB है, यहाँ भी KB है, W है, नीचे डेल्टा TB आ गया, तो यही आपका यहाँ आ जाएगा, और ये M उधर चला जाएगा, और ये देखिए W है, ये कैपिटल W मतलब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। बस यही मान है। अब इन्हीं मानों को इसी फार्मूले में रख लीजिए, तो वाष्पशील पदार्थ का अणुभार आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे। एक वाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम आप रख लीजिए, विलेय हो गया, वही वाष्पशील है। 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 100 ग्राम यानी विलायक आपका जो है वो 100 ग्राम है।
शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से ए इतना डिग्री सेल्सियस अधिक है, मतलब डेल्टा टी बी हो जाएगा, ये अधिक है मतलब ये कैलकुलेट करके दिया है डेल्टा टी बी। पदार्थ के अणुभार की गणना करना है, वो तो निकालना ही है एम, उसको हम लोग देख लेंगे। अब के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है, तो उसको भी आप रख करके बस इसी फार्मूले में रखिए, आप सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आसान है, बस समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक यहाँ मिला दिया गया है। तो जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ तो मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी ही पूछ लिया है। फार्मूला सेम टू सेम आपको याद रखना है, वही रहेगा। डेल्टा टीबी क्या होगा, विलयन का क्वथनांक। विलयन क्वथनांक बढ़ जाता है ना जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं, अवाष्पशील विलेय। अब ये ग्लूकोज है, ये क्या होगा, अवाष्पशील ही है, तो उसका बढ़ जाएगा। तो विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा दीजिए आप, मिल जाएगा ये डेल्टा टीबी मिल गया। अब ग्लूकोज का द्रव्यमान 12 ग्राम यहाँ दिया ही गया है। ठीक, और विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम जल लिखा ही है। अब आपको करना क्या, अणुभार रख लीजिए, ग्लूकोज का वो तो याद ही है, और इसी फार्मूले में आप रखिए डेल्टा टीबी के स्थान पर डेल्टा टीबी का मान रखिए, ये मान 1000 तो वही रहेगा, केबी निकालना है, और ये डब्लू का मान मतलब विलेय का द्रव्यमान ग्राम में 12 दिया ही है। अणुभार भी दिया है 180 और गुणे 100 भी दिया गया है, यहाँ देखिए विलायक का द्रव्यमान भी ग्राम में। बस के बी आपका पक्षांतर कर दीजिए, के बी इधर लाइए और ये सब वैल्यू आप सेट करके भाग दीजिए और आंसर आपका निकल आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। 100 ग्राम जल में 1.23 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट विलेय करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक मिल गया आपको 100.975 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यदि जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक 5.2 हो तो कैल्शियम नाइट्रेट के वियोजन की मात्रा निकालना है। फार्मूला सेम टू सेम वही है। आणविक यहाँ पर आणविक द्रव्यमान यानी कि अणुभार पूछा जा रहा है ना, अणुभार पूछा जा रहा है। यहाँ एक बार वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है क्वथनांक का उन्नयन विधि से, क्वथनांक के उन्नयन विधि से, तो वही आपका ये अणुभार पहले निकालिए, है ना, अणुभार आप निकाल दीजिए क्या है, और इसके बाद यहाँ देखिए सब सलूशन दिया गया है, आप इसको कर लेंगे। देखिए आप इसको ऑलरेडी सॉल्व भी हम किए हैं, आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए, सारे वैल्यू रख दीजिए इसमें। रखने के बाद ये आपका आ गया क्या, अणुभार आ गया। अब इसके बाद इसमें वियोजन की बातें कर रहा है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का अणुभार प्रेक्षित मतलब कहने का मतलब जो आपने प्रयोग किया था वो, और सामान्य अणुभार जो आपने गणना किया था वो गणना करके अभी निकाल भी सकते हैं CaNO3 के होल ट्वाइस का। तो माना कि CaNO3 का होल ट्वाइस का वियोजन की मात्रा ये है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किए थे आप। तो कैल्शियम नाइट्रेट डिसोसिएट करिए तो ये Ca2+ और 2NO3-। अब T जब 0 हो, T 0 पर वियोजन से पूर्व ये 1 मोल है, और ये अभी तो T 0 है तो ये 0 ही रहेगा, कुछ नहीं डिसोसिएट हुआ। कुछ समय बाद T1 पर वियोजन के बाद ये क्या होगा, A मोल बना, और यहाँ देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2A मोल बना, और यहाँ 1 - A मोल। अब ये जो आपने 1 - A और 2A इसको आप जोड़ दीजिए, 1 - A प्लस A प्लस 2A, और यहाँ देखिए ज़रा प्लस माइनस A ये तो कट जाएगा, तो 1 + 2A मिला, तो 1 + 2A यहीं पर है। देखिए 1 + 2A यहाँ मिला, तो 1/2 गुणांक जो इसके पहले लगाए थे आप, तो CaNO3 होल ट्वाइस का सामान्य अणुभार
अणुभार से अगर पूछ रहा है तो अणुभार आप रखना है आपको। और अगर वहाँ पर जैसे प्रेक्षित और कैलकुलेटेड दिया है तब उसको आपको लेना है, ठीक है। एक साइड ये तो रहेगा ही रहेगा। वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, कणों कहिए चाहे मोलो कहिए एक ही बात है। तो अब सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार, सामान्य कितना है 164, असामान्य आपने निकाला था 65.6, और वियोजन के बाद मोलों की संख्या क्या है एक, देखिए अभी यहाँ निकाले हैं 1 + 2a, और पहले कितना था 1 मोल था 1। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे आप तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 0.75, और कैल्शियम नाइट्रेट वियोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, गुणे 100 कराइए उसी में, इसी मान में, तो 75% मिल जाएगा, ठीक। देख लीजिए, न समझ में आया हो पुनः देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। तो पदार्थ का अणुभार निकालना है, फिर वही बात आ गई। अब यहाँ हिमांक वाला फार्मूला आप लेंगे डेल्टा TF का, याद है सब कुछ। डेल्टा TF बराबर क्या होगा, सभी को मालूम होना चाहिए ये तो, KF इंटू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 अपान मूलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में द्रव्यमान विलायक का। अब क्या करना है, ये पूछ रहा है तो इसको आप यहाँ लेके चले जाइए और इसको यहाँ लेके चले आइए बस, और फार्मूले में आप रख दीजिए सारे मान को, आ गया। वही यहाँ किया गया है, देखिए m को यहाँ ले लिए हैं तो सारे मान यहाँ दिए भी गए हैं, सभी इन्हीं को आपको रखना है, इसमें रख कर के सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है, इसके पहले बताया जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। टोटल 35 प्रश्न हैं। तो एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक ये दिए गया माइनस में -0.35 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। जल के लिए ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक दिया गया है, ठीक। तो निकालिए, हिमांक की बात यहाँ हो रही है, हिमांक है ना, तो वही फार्मूला हिमांक वाला ही लगेगा, और अणुभार पुनः निकालना है, ठीक जैसे अभी आपने ऊपर निकाला था, एकदम वैसे को वैसे ही है। अब यहाँ डेल्टा TF हिमांक का अवनमन, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। विलायक कितना दिया है 0.0 डिग्री सेल्सियस, 0.0 डिग्री सेल्सियस, और ये विलयन ये दिया नहीं गया, आपको स्वतः रखना है। हिमांक वही जल का होता ही है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है ना, शुद्ध जो होता है। और ये दिया गया है अवनमन, कमी कितनी हुई विलयन का हिमांक, तो ये आप रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, घटाएंगे इसमें से, तो आपको ये प्लस में मिल जाएगा 0.35 डिग्री सेल्सियस। और ये सभी मान जो यहाँ दिए गए हैं अब इसी फार्मूले में रखना है, तो यहाँ रख लीजिए। देखिए यहाँ पर रख लेंगे तो ये आपका यहाँ से निकल आएगा। और यहाँ 1 मिनट ज़रा देखिए, 100 नहीं 1000 होना चाहिए। ये जो 100 दिया गया है यहाँ 1000 होगा, इसको आप समझ लीजिएगा। और यहाँ भी जो 100 दिया गया है ये क्या होगा 1000 होगा, ठीक। वो प्रिंट सही नहीं हुआ, और इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में यहाँ आपका आंसर निकल आएगा, कितना आ रहा है, यह आ रहा है 78.9, ठीक। कर लेंगे आप इसको आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं। किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ, कमी हुई। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान बार बार वही पूछा जा रहा है, मोलर अवनमन स्थिरांक यहाँ दिया है, फार्मूला वही है, बस यहाँ देखिए हिमांक लिखा है तो हिमांक वाला फार्मूला डेल्टा TF का लेंगे, और सभी मान दिए ही गए हैं
ठीक, इतना तो कर ही सकते हैं। बस अणुभार पूछ रहा है तो अणुभार आपको यही m को इधर लेके जाना है, डेल्टा यहाँ पर m ही निकालना है। पहले फार्मूले में m यहाँ था तो ये यहाँ ले लिया है, मतलब यहाँ ये पहले से पक्षांतर कर लिया है, तो बस इसी में रख करके आप निकालेंगे तो 155 आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक, आसान है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक एसिड के हिमांक की गुप्त उष्मा दिया है 44.7 कैलोरी प्रति ग्राम। इसके हिमांक अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। तो एक फार्मूला ये भी है KF के लिए, KF इज इक्वल टू RTF का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू ये देखिए, यही है आपका लाइटेंट, फ्रीजिंग लाइटेंट, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं, तो इसको LF से दिखाते हैं। ये भी एक फार्मूला याद रखे रहिए, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हैं KF निकालने के लिए, ठीक है। तो बस अब इसी में वैल्यू पुट करना है। देखिए R बराबर कितना है, R बराबर आप रख लेंगे यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से। कैलोरी जो है, जब कैलोरी दिया गया है तो R का मान कैलोरी में 2 कैलोरी होता है, लगभग 1.97 कुछ होगा, 2 मान लेंगे, ठीक है। और ये देखिए TF का वैल्यू दिया गया है कितना, TF का वैल्यू ज़रा देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, TF का स्क्वायर कहा है, तो ये तो दिया गया था 16.6 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो 289.6 आएगा, और इसी को 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर में है ना, यहाँ स्क्वायर में है, बटे 1000। और लाइटेंट हीट तो यहाँ 44.7 दिया गया है, तो उसको रख करके आप सॉल्व करेंगे 3.75 आ जाएगा, ठीक, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को 25.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक 0.42 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, घटा। पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। बेंजीन का मूलल अवनमन स्थिरांक है 5.15 है। तो हिमांक में अवनमन विधि से वही फार्मूला जो है डेल्टा TF वाला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हिमांक दे दे तो फ्रीजिंग वाला ही याद रखिए आपको लगाना है। बस वही m को आपको इधर लाना है और डेल्टा TF इधर भेजकर वही अणुभार ही बार बार पूछ रहा है। सभी वैल्यूज दिए गए हैं, आप सब जान ही रहे हैं। आप ये द्रव्यमान यहाँ देखिए दिया ही गया है, बेंजीन का भी दिया गया है तो उसका भी आप रख लीजिए, ठीक है, बेंजीन विलायक है। और उसके बाद अवनमन देखिए कितना है, वो भी 0.42 दिया है, सारे मान दिए गए हैं। मूलन अवनमन स्थिरांक KF भी दिया गया है। बस इस फार्मूले में रखिए और आंसर आपको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना है। देखिए, तो किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार निकालना है और जल के लिए मूलल अवनमन स्थिरांक ये दिया गया है। अब जब मूलल अवनमन स्थिरांक दिया गया, फिर से वही अणुभार ही निकालना है। बार बार आप जान रहे हैं फार्मूला वही सेम ही है, सारे मान दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है, बस केवल फार्मूले में रख करके आपको निकालना है। तो ऐसा तो आप कर ही लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ये आ जाएगा। यही रिपीट हो रहा है बार बार, तो कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 35 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, लास्ट है। 35 क्वेश्चन हैं भी आपके बुक में। तो जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल विलयन का हिमांक दिया है -0.37 डिग्री सेल्सियस। तो जल का मूलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है। मूलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ ध्यान से आपको क्या क्या दिया गया है। तो ये तो डेल्टा TF ये आपको पता है, ये KF कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट आ जाता है जब समानुपात चिन्ह को हटाते हैं,
इंटू विलेन का वही मोललता। ठीक, अब डेल्टा टी एफ बराबर जल का हिमांक, जल का हिमांक मतलब शुद्ध जल का हिमांक माइनस विलेन का हिमांक। जल का शुद्ध तो जानते ही हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, और विलेन का तो यहाँ दिया गया है, तो वो आप माइनस करेंगे ब्रैकेट में रख करके, वो प्लस में आ जाएगा। अब विलेन की मोललता बराबर क्या है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर मोलल दिया ही गया 0.2, बस इसी फार्मूले से निकल आएगा। डेल्टा टी एफ तो आ ही चुका है ना यहाँ प्लस में, तो बस यहीं पर डेल्टा टी एफ दिया ही गया है, तो आप रख लेंगे ये प्लस में 0.37 इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ कितना दिया है, के एफ आपका मूलल विलेन का, ये विलेन का मोललता ये दिया गया है ना, तो के एफ तो स्थिरांक नहीं दिया गया है ना। ये वैसे अगर आप चेक करें ये बराबर किसके हो रहा है, के एफ के बराबर के एफ के, और ये बराबर किसके हो रहा है, ये इंटू एम दिया गया है। और इसको ज़रा फिर से देखिए तो ये विलेन का मोललता दिया गया है ना, इतना मोललता, तो वही विलेन की मोललता आपको रखना भी है। यहाँ ये फिर से आप देखिए ज़रा सा, यहाँ सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ तो आ गया ना, यहाँ ज़रा हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 0. ये प्लस में है, वो जान लीजिए ऑलरेडी प्लस में है, 0.37 इज इक्वल टू के एफ कितना दिया गया है, के एफ दिया गया है 0.2, पॉइंट यहाँ बनता नहीं सही से, 0.2 इंटू के एफ तो दिया गया। विलेन की मोललता जो है, विलेन की मोललता ज़रा देखिए इसमें, अच्छा ये विलेन की मोललता ही दिया गया है, के एफ नहीं दिया गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम इधर के एफ लिख दे रहे हैं। ठीक, ये आपका मोललता हो गया। ठीक, अब यही के एफ निकालना है, के एफ निकालेंगे तो के एफ बराबर ये 0.37 अपान कर लेंगे 0.2, ये पॉइंट नहीं बन रहा, तो बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर देखिए यहाँ दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसको सॉल्व करेंगे। और भी वीडियो इस तरीके से आप चैनल पर हम डालते रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक, और पता चलेगा क्या कोई कुछ नया मटेरियल इस पर चैनल पर डाला गया। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।